गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस संबोधि में हम 12वीं कक्षा की जो कविताओं के बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इस सीरीज़ में मैंने कुछ आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के भी उस विषय से भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। तो यह प्रश्नावली भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए कविताओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। कवि के जीवन में जो कुछ है उसे वह कैसे स्वीकार करता है? कवि के जीवन में जो कुछ है उसे वह शहर स्वीकार करता है। कविता का शीर्षक भी ना शहर स्वीकारा है। तो कवि के जीवन में जो कुछ भी है उसे उसने शहर स्वीकारा है, उसे वह शहर स्वीकार करता है, उसे वह खुशी से हर्ष, हर्ष मैंने खुशी, स का मतलब खुशी के साथ, तो उस सब को वह खुशी के साथ स्वीकार करता है। अगला प्रश्न देखिए। क्या चीज़ अब कवि से बर्दाश्त नहीं होती है? बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता कवि से बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहीं ना कहीं बहलाती सहलाती आत्मीयता को एक प्रकार का दिखावा कहता है, जो वास्तव में आत्मीयता नहीं होती है, एक प्रकार का ढकोसला होता है, एक प्रकार का दिखावटी बनावटी बात होती है। तो कवि को यह चीज़ कहीं ना कहीं जो दिखावटी बनावटी बहलाती सहलाती आत्मीयता है, कवि को वह बर्दाश्त नहीं होती। अगला देखिए। भीतर वह ऊपर तुम, इस पंक्ति में वह कौन है? प्रेम रूपी नदी। भीतर वह ऊपर तुम, इस पंक्ति में वह कौन है? ये वह शब्द जो है प्रेम रूपी नदी के लिए कहा गया है, क्योंकि भीतर भी कवि के अंदर कहीं ना कहीं एक सोता है, जहाँ से कहीं ना कहीं स्रोत है, जहाँ से कहीं ना कहीं प्रेम फूटता रहता है। तो कवि ने कहीं जो है इसमें ये शब्द जो है वह शब्द प्रेम रूपी नदी के लिए इस्तेमाल किया है। इसी के कारण कवि कविता लिख पाता है। यदि कवि के अंदर प्रेम ना हो, करुणा ना हो, उसके अंदर कहीं ना दुख ना हो, कुंठा ना हो, भाव ना हो, तो वह कविताएं नहीं रच सकता। ये भाव ही उसको कविता रचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला देखिए। कवि कहाँ बिल्कुल लापता होना चाहता है? कवि धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता होना चाहता है। वह प्रकृति से रूबरू होते हुए लंबी यात्रा करना चाहता है। वो धुएं के बादलों में खो जाना चाहता है, अपने आप को भूल जाना चाहता है, वो प्रकृति से एकाकार पाना चाहता है। अगला देखिए। कवि अपने प्रिय से क्या पाना चाहता है? कवि अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी प्रकार अपने प्रिय से जुड़ा रहे, चाहे वो प्रेम वाले भाव से जुड़ा रहे, चाहे वो जो है कहीं ना कहीं घृणा वाले भाव से जुड़ा रहे, चाहे वो कुंठा वाले भाव से जुड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, ताकि उसे दोबारा से अपने प्रेमी का प्रेम प्राप्त हो सके। अगला देखिए। छटपटाती छाती को भवितव्यता क्या करती है? भवितव्यता उसको डराती है। भवितव्यता होती है आगे होने वाली घटना, भविष्य में जो आगे आने वाली घटना होती है उसको हम भवितव्यता कहते हैं। तो छटपटाती छाती को भवितव्यता क्या करती है? डराती है। उसको आगे आने वाले जो भाव हैं, आगे आने वाली जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसकी दुखी हृदय को और डराती हैं। अगला देखिए। कवि ने गरीबी को कैसी बताया है? कवि ने गरीबी को गर्वीली बताया है। कवि कहता है कि गरीबी भी कहीं ना कहीं गर्वीली होती है। कहीं ना कहीं गरीब लोगों में भी जो है गर्व का भाव होता है, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है आत्मसम्मान का भाव होता है। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं गर्वीली होती है, गर्व करने वाली होती है, अपना मान रखती है, आदर रखती है। अगला देखिए। भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार है? भर भर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसा कि आपको पता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द लगातार आते हैं, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो भर भर एक जैसे शब्द हैं, एक समान अर्थ वाले हैं, लगातार आ रहे हैं, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। 48वां प्रश्न देखिए। मुस्काता चांद जो धरती पर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया था। जहाँ प्रकृति पर मानवीय हाव भावों का आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखो चांद को यहाँ पर मुस्कुराता हुआ दिखाया है। अगला देखिए। शहर स्वीकारा है कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किसके साथ की है? चांद से प्रियतमा के चेहरे की तुलना की गई है। कवि ने शहर स्वीकारा, ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना
चांद से की है, तो चांद की प्रियतमा के चेहरे से तुलना की है, तो इसमें कहीं ना कहीं उपमा अलंकार है। अगला देखिए, कवि से क्या नहीं सहा जाता है, कवि से रमणीय उजाला नहीं सहा जाता है, क्योंकि कवि कहीं ना कहीं दुखी है और उजाला प्रकाश और रमणीय होता है, मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, तो वह रमणीय उजाला कहीं ना कहीं कवि को और पीड़ित करता है, दुखी करता है, तो वह उसको नहीं सुहा रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे सहा नहीं जा रहा है। अगला देखिए, जिंदगी में जो कुछ है सो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी था, उसे कवि ने कैसे स्वीकारा है, उसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जितनी भी कवि के कुंठाएं थी, निराशाएं थी, दुख थे, उन सबको उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि ये जीवन के सभी सुख दुख हार निराशाएं सब कुछ उसकी अपनी हैं। तो जो चीज़ें उसकी अपनी हैं, जिनसे उसका कहीं ना कहीं आत्मीय संबंध रहा है, तो उन सब चीज़ों को वो खुशी के साथ स्वीकार करना चाहता है। अगला देखिए, कवि के भीतर क्या है, कवि के भीतर प्रेम रूपी झरना है। इस प्रेम रूपी झरने के कारण ही कवि जो है कविताएं लिख पाता है। इस प्रेम रूपी झरने के कारण ही कवि को अपनी प्रियतमा की निष्ठुरता कहीं भी जो है उसे दुखी नहीं करती, बल्कि उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्रेम का झरना आज भी बह रहा है अपनी प्रियतमा के लिए, वो उसको दिन रात लिखने के लिए प्रेरित करता है, नई नई सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। अगला देखिए, कवि अपने प्रिय से क्या प्राप्त करना चाहता है, कवि अपने प्रिय से दंड प्राप्त करना चाहता है। ऊपर रिपीट हो चुका है प्रश्न, कवि अपने प्रिय से दंड प्राप्त करना चाहता है। अगला देखिए, कवि कौन से ध्रुव के अंधकार को प्राप्त करना चाहता है, कवि दक्षिणी ध्रुव के अंधकार को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है दक्षिणी ध्रुव धरती पे एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता और वहाँ पर जो है हमेशा बर्फ रहती है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तो कवि कौन से ध्रुव के अंधकार को प्राप्त करना चाहता है, दक्षिणी ध्रुव के, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता। तो कवि ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसे कोई ना जानता हो, जहाँ वो केवल अकेला हो, अपने आप से बातें कर सके, प्रकृति के मनोहर दृश्यों को लेकर के वो आनंद ले सके और अपना नया सृजन कर सके। तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया ध्रुव के संदर्भ में। अगला देखिए, कैसे बादलों की कोमलता कवि को दुख देती है, ममता के बादलों की कोमलता कवि को दुख देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता का मतलब होता है लगाव। तो कवि को बादलों की जो कोमलता है, वो ममता के बादलों की जो कोमलता है, वो उसको दुख देती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया, उसके साथ कोमलता का व्यवहार किसी ने नहीं किया, उसके साथ ममता का अपनेपन का व्यवहार किसी ने नहीं किया। तो जब भी वो इन दृश्यों को देखता है प्रकृति में, तो कहीं ना कहीं ये दृश्य उसको दुख देते हैं। अगला देखिए, कवि की आत्मा कैसी हो गई है, कवि की आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई है। जीवन में दुखों को देख करके, निराशाओं को देख करके, कुंठाओं को देख करके, कहीं ना कहीं स्वार्थी लोगों को देख करके, लोगों के स्वार्थी हाव भावों को देख करके उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी है, कहीं ना कहीं अपने आप को अक्षम महसूस करने लगी है। अगला प्रश्न देखिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता में, कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया है, गंभीर प्रकार का। क्योंकि जीवन में जो अनुभव होते हैं और ख़ास तौर से जो कवि के अनुभव हैं, वो जीवन में निराशाओं से भरे हुए हैं, दुखों से भरे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार की कोमलता दिखाई नहीं देती, अपनेपन का भाव नहीं दिखाई देता। तो इस कविता में, सहर्ष स्वीकारा कविता में, कवि ने अपने अनुभवों को गंभीर प्रकार का बताया है। उसने जीवन की उन सच्चाइयों का सामना किया है जो सामान्य जीवन में जो है लोग उन सच्चाइयों को, उन वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर पाते, ना ही उनसे रूबरू हो पाते, ना ही उनका सामना कर पाते। तो कवि के जीवन में चीज़ें स्वीकार हुई हैं, इसलिए उसने इन गंभीर प्रकार के अनुभवों को अपने जीवन में बताया है कि उसके जीवन के जो भाव हैं वो गंभीर प्रकार के हैं। अगला देखिए, ममता के बादलों की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है, भीतर पिराती है। भीतर पिराती है, कहीं ना कहीं भीतर आंदोलित होती है, कहीं ना कहीं वो भीतर बहती रहती है। पिराती मतलब बहती रहती है। तो कोमलता कहीं ना कहीं कवि के अंदर है, कहीं ना कहीं वो अंदर आंदोलित होती रहती है उसके हृदय में, और उसके जब वो कोमलता भीतर पिराती रहती है तो अंदर से कहीं ना कहीं कभी टूट जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर निराशा आ जाती है, क्योंकि कोई उससे प्रेम नहीं करता है, किसी ने उसके साथ ममता नहीं दिखाई दी है, कभी किसी ने उसके साथ अपनापन नहीं दिखाया है। तो ये भाव, जब भी वो अपनेपन के भाव, जब भी वो कोमलता के भाव, ममता के भाव, प्रेम के भाव देखता है, तो वो अंदर तक हिल जाता है, अंदर तक वो दुखी हो जाता है। अगला देखिए, पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में
तो ये गुहाओं का मतलब होता है गुफाएं, गहरी गुफाएं, ठीक है। तो विवरों में, विवरों का अर्थ होता है बिल। तो गुहाओं का मतलब होता है गुफाएं और विवरों का मतलब होता है बिल। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। पाताली अंधेरे की गुफाओं, ठीक है, भावों की अंधेरी गुफाओं में, विवरों में, बिलों में, ठीक है। तो विवर का अर्थ यहाँ पर हो गया बिल। अगला देखिए, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, गुहाओं का अर्थ हो गया गुफा, ठीक है। हमारा जो अंतःमन होता है उसमें भी एक प्रकार की गुहाएं होती हैं। अंतःमन में भी हमारे गुफाएं हैं जिनमें अनेक ऐसे राज छुपे हुए होते हैं जिनको समय समय पर कवि और लेखक अपने भावों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ गुहाओं का अर्थ जो है पहाड़ी गुफाओं के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, मन के गहरे भावों के लिए, मन की गहराई के लिए गुफाओं और बिलों का इस्तेमाल हुआ है। अगला देखिए, तो समझ गए ना, गुहाओं का अर्थ हो गया गुफा और विवर का मतलब हो गया बिल। अगला देखिए, भवितव्यता किसे डराती है? भवितव्यता छटपटाती छाती को डराती है। भवितव्यता मैंने आपको बताया था, भविष्य में होने वाली अवश्यम भावी घटनाओं को भवितव्यता कहते हैं। तो भवितव्यता छटपटाती छाती को डराती है। जो पहले से ही दुखी है, जो पहले से ही प्रेम में छटपटा रही है, तो उसको आगे आने वाली घटनाएं जो वर्तमान की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं उसको डराती हैं। अगला देखिए, कवि के पास किसका वैभव है? कवि के पास जो है विचारों का वैभव है। जैसा कि आपको पता है, कवि और लेखक के पास उसके भावों के और विचारों के ही, उसके पास भावों का और विचारों का ही धन होता है। तो कवि ने विचारों को अपना वैभव माना है, अपनी खुशहाली माना है, अपना धन माना है। तो उसके पास इन भावों का, इन विचारों का ही वैभव है, इन विचारों की ही संपन्नता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न जो है, अगले 5-10 प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली सीरीज में भी मैंने इनको बताने का प्रयास किया है। अगला देखिए, ये पहला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 63वां प्रश्न है इस सीरीज का। भारत में पहला छापा खाना कब स्थापित हुआ? भारत में पहला छापा खाना 1556 में गोवा में स्थापित हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उन्होंने गोवा पर अधिकार किया था और 1556 में उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए पहले छापे खाने की स्थापना गोवा में की थी। अगला देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? 1927 में। यह प्रश्न 12वीं की वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप पिछले प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं। तो भारत में रेडियो प्रसारण की सुविधा 1927 में शुरू हुई थी, अंग्रेजों के समय में। अगले देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई थी। 1993 में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के 3 मुख्य बिंदु। उल्टा पिरामिड शैली के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला होता है मुखड़ा या इंट्रो, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। बॉडी, इसका मुख्य भाग होता है जिसमें घटना को जो है पूर्ण रूप से बताया जाता है, और समापन, जिसमें उस घटना को समाप्त किया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 मुख्य बिंदु होते हैं, मुखड़ा या इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। अगला देखिए, बाइट। बाइट का अर्थ होता है कथन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाइट का अर्थ होता है कथन। टीवी पे आपने देखा होगा, अक्सर कुछ बाइट चलाई जाती हैं, कुछ बड़े लोगों के कथन चलाए जाते हैं, फिर उन कथनों पर कई प्रकार की बहस टीवी शो में आपको देखने को मिलती है, तो हम उन कथनों को ही बाइट कहते हैं। अगला देखिए, तत्काल घटी महत्वपूर्ण घटना क्या कहलाती है? तत्काल घटी महत्वपूर्ण घटना को हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। जो तुरंत घटना घटती है उसको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। कोई भी घटना देश में घटती है, जब उसका तत्काल प्रसारण किया जाता है तो वह एक प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, एक प्रकार की फ्लैश न्यूज़ हो जाती है। अगला देखिए, इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का आपको पता है तीसरा दौर चल रहा है। अगला देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब से कब तक चला? इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर 1982 से 1992 तक चला। इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर 1982 से 1992 तक चला। इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 1993 से लेकर के 2001 तक चला। इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 1993 से 2001 तक चला। और आगे देखिए, मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था? मुद्रण का आविष्कार आपको पता है चीन में हुआ था। सबसे पहले छपाई, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, दुनिया में सबसे पहले कागज करेंसी चीन में ही शुरू हुई थी। तो
कागज आपको पता है, उसमें मुद्रण की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कागज की आवश्यकता पड़ती है। तो मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, वहीं सबसे पहले छापे खानों की स्थापना हुई थी और कागजों पर छपाई शुरू हुई थी। अगला देखिए, समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली कौन सी है? समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली आपको पता है उल्टा पिरामिड शैली मानी जाती है। अधिकतर समाचार पत्रों में उल्टा पिरामिड शैली का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जिसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं, मुखड़ा या इंट्रो, बॉडी, समापन। तो ये उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं और ये समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली मानी जाती है। अगला देखिए, यह प्रश्न शायद पिछले ही साल आया था, विगत वर्ष आया था आपके बोर्ड की परीक्षा में। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? HTML। परीक्षा में HTML की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्क और ले का मतलब मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को नई वेब भाषा कहते हैं। अगला देखिए, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो जनसंचार का आपको पता है श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब होता है जो केवल सुनाई देता है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन दूरदर्शन आपको पता है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का माध्यम है। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। अगला देखिए, अखबार की आवाज़ किसे कहते हैं? अखबार की आवाज़ संपादकीय को कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिटोरियल। तो जो समाचार का मुख्य पृष्ठ होता है, जहाँ पर कई आपके संपादकीय लिखे होते हैं, जिसमें स्तंभ लेखन भी होता है, जिसमें एक कंप्लीट एक पेज होता है जिसमें अखबार क्या सोचता है किसी समस्या को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के अखबार अपनी आवाज़ को कैसे मुखर करता है, उसे हम संपादकीय कहते हैं। तो इसे अखबार की आवाज़ कहा जाता है, इसे अखबार की आत्मा भी कहा जाता है। अगले देखिए, भुगतान के आधार पर लिखने वाले अलग अलग अखबारों के लिए कौन से पत्रकार होते हैं? ये अंशकालिक पत्रकार होते हैं। अंशकालिक पत्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली सीरीज में बताया भी था कि 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। एक तो होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, एक अंशकालिक पत्रकार होते हैं और एक फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। तो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं जो किसी अखबार समाचार पत्र के स्थायी कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार होते हैं जो अलग अलग अखबारों में पैसे लेकर के जो है लेख लिखते हैं। और एक फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं जो किसी भी अखबार के लिए कहीं भी कोई भी लेख दे सकते हैं, किसी पत्रिका में भी, किसी अखबार में भी। तो ये अलग अलग अखबारों के लिए जो लिखने वाले होते हैं, ये अंशकालिक पत्रकार होते हैं। अंशकालिक का मतलब होता है पार्ट टाइम। एक तो हो गया परमानेंट पत्रकार, जिनको हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ये अंशकालिक पत्रकार होते हैं, पार्ट टाइम आपके पत्रकार। और एक होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार, जो किसी भी अखबार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन सब अखबारों में अपने लेख भेजते रहते हैं और बदले में उनको धन की प्राप्ति होती रहती है, पैसा उनको मिलता रहता है। अगला देखिए, समाचार लिखने के लिए कितने ककार आवश्यक हैं? ककार का मतलब मैंने आपको बताया था, ककार का मतलब होता है प्रकार। तो समाचार लिखने के आपको पता है 6 प्रमुख प्रकार होते हैं भाई, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, इस तरह से जो आपके ये 6 प्रकार के ककार होते हैं। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इस तरह से 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकार में ही जो है समाचार लिखा जाता है कि घटना कहाँ घटी, कब घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, किससे घटी, ठीक है, क्या कारण थे, ये सारे ककार होते हैं। और ये देखिए, मैंने उल्टा पिरामिड का एक शैली का चित्र बना रखा है। उल्टा पिरामिड शैली का, उल्टा पिरामिड शैली का मतलब हो गया उल्टा ट्राइंगल, उल्टा त्रिभुज। तो इसमें जो पहला भाग होता है मुखड़ा है, जो आपका जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा भाग होता है बॉडी, जिसमें उस घटना का पूरा विस्तार से वर्णन होता है। और आखिरी में आता है समापन, जिसमें उस घटना को समाप्त करके समापन क्रिया के द्वारा संक्षिप्त थोड़े शब्दों में या ज़्यादा शब्दों में उस घटना को समाप्त कर दिया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली के ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं, मुखड़ा या इंट्रो, बॉडी, समापन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस महत्वपूर्ण सीरीज के माध्यम से मैंने आपको कविता और अभिव्यक्ति माध्यम से रूबरू कराने का सफल प्रयास किया है। यदि यह मेरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाएं, ताकि 12वीं की वार्षिक परीक्षा में सभी का फायदा हो सके। अगली किसी नई सीरीज़ में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।